अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, कोर्ट फ़ीस एक्ट 1870, इसका ये चौथा सवाल जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, रिपीट होता है, जिसका नाम है मल्टीफेरियस सूट्स। अब इसमें देखेंगे कि अगर एक सूट है वो मल्टीफेरियस है, यानी उसमें बहुत सारी जहतें हैं, डिफरेंट उसके अंदर चीज़ें आपने जनाब क्लेम की हैं, तो उस सूरत में फिर आपको अदालत में कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो देखें, जो मल्टीफेरियस सूट होते हैं ना, उसमें ये होता है कि मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं और मल्टीपल क्लेम आप करते हैं। एक दरख्वास्त होती है, उसमें जनाब 10 भाई साहब क्लेम कर रहे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। तो उस सूरत में फिर अदालत को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, उस हवाले से हमारे पास सेक्शन 17 मौजूद है, जो हमें बताता है कि किस तरह आपने जो मल्टीफेरियस किस्म के जो सूट हैं, उनकी जो वैल्यू है, जो फ़ीस है, उनको आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो देखें कि मल्टीफेरियस सूट होता है क्या है। अब मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ। मिसाल के तौर पर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं और आप जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसके खिलाफ एक सूट फाइल करते हैं। अब उस सूट में ना आप 2 किस्म के क्लेम करते हैं, 2 किस्म के दावे। पहला क्लेम ये कि भाईजान, एक तो अदालत को कहता है कि भाई साहब, माय लॉर्ड, एक तो मुझे ये प्रॉपर्टी जो है ना मेरे पोज़ीशन वापस दी जाए। भाई साहब जो है ना, इनका जो टेनेंसी का पीरियड था ना, मैंने इनको 1 साल के लिए दी थी किराए पे, अब वो 1 साल ख़त्म हो गया, अब ये इसको जगह को खाली करे। एक तो ये यानी कि जो प्रॉपर्टी है, जो भी घर है, फ्लैट, अपार्टमेंट, वो मुझे उसकी पोज़ीशन वापस दी जाए और इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, यानी इसकी इविक्शन करवा दी जाए, इसको बेदखल कर दिया जाए, नंबर 1। और दूसरा क्लेम ये है कि पिछले 3-4 माह से जो उसने मुझे रेंट पे नहीं किया, वो भी मुझे वापस दिलाया जाए। यानी एक तो वो ये कह एक क्लेम तो ये कर रहा है कि भाईजान, ये प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवाई है, इसकी पोज़ीशन मुझे दी जाए, क्योंकि जो रेंट का जो हमारा एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। 1 साल के लिए मैंने इसको किराए पे दी थी, 1 साल कंप्लीट हो गया। और दूसरा ये है कि पिछले 2-3 माह से उसने फ़ीस भी नहीं हो रेंट भी नहीं दिया हुआ मुझे, तो मुझे वो भी आप ना वापस कर दें, वो भी दिलवा दें इस बंदे से। अब ये क्या है, कितने क्लेम है दोस्तों? 2 क्लेम है। एक दरख़्वास्त, क्लेम कितने? 2। तो अब इसमें मल्टीफेरियस क्या है? क्योंकि इसके अंदर 2 क्लेम हैं और दोनों क्लेम जो है ना, सेपरेट लीगल इश्यूज़ हैं। नंबर 1, पहले कहते हैं पोज़ीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये एक नया मामला होता है, यानी अपनी पोज़ीशन लेना, किसी को घर से निकाल के उसकी पोज़ीशन आपको दिलवाना, ये एक डिफरेंट लीगल इश्यू होता है। और अनपेड जो रेंट होता है, वो एक डिफरेंट लीगल इश्यू है। यानी ये सेम चीज़ें तो नहीं है ना, किसी से पैसे दिलवाना और किसी को उस जगह से निकाल के वो जगह आपको वापस की जाए, ये डिफरेंट क्लेम है, ठीक है ना? सो अंडर सेक्शन 17 के तहत अब आपको अदालत में जो फ़ीस देनी पड़ेगी ना, इन दोनों क्लेम की जो टोटल वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से देनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि दोनों की एक ही फ़ीस लगा के चलें जी, 2 क्लेम है तो उनका एक ही बनाएँ, ना, ना। क्योंकि डिफरेंट क्लेम तो डिफरेंट वैल्यू, उनको टोटल जमा करके फिर आपको अदालत में वो फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मल्टीफेरियस सूट का, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक ही मुकदमा है, एक ही दावा है, एक ही सूट है, लेकिन उसके अंदर जो कॉज़ ऑफ एक्शन है वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं। इसके हवाले से जो ऑर्डर 11 रूल नंबर 3 है ना सीपीसी का, वो हमें बताता है कि बहुत सारे सूट्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल और सेपरेट लीगल इश्यूज़ हैं, उनको जॉइन किया जाता है। यानी एक दरख़्वास्त के अंदर 4-5 डिफरेंट किस्म के लीगल इश्यूज़ जो है ना, वो और मामलात जो क्लेम है ना, वो किए जाते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि हमने क्या करना है कि जितने भी सेपरेट सूट्स हैं ना, उनकी हमको ना टोटल जमा करके ही उसकी फ़ीस हमने चार्ज करनी है, यानी अदालत वालों ने। यानी आपने एक मुकदमा दिया, उसके अंदर आप डिफरेंट 4-5 कॉज़ ऑफ एक्शंस या क्लेम या रिलीफ़ माँग रहे हैं और वो डिफरेंट नौइयत के हैं ना, तो आप उनको सबको उनका अलग-अलग हिसाब करके, उनको कैलकुलेट करके, ऐड करके फिर आपने अदालत में फ़ीस जमा करनी है, देनी है। अच्छा जी, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो जनाब रेवेन्यू लॉस। कुछ लोग ना, मेरे जैसे वकील जो नए-नए हैं ना, वो बड़े सयाने हैं। वो कहते हैं यार, एक ही सूट के अंदर हम डिफरेंट क्लेम करेंगे, हमारी अदालत की फ़ीस जमा हो जाएगी। तो नहीं भाईजान, आगे से भी अदालत के बादशाह बंदे हैं। वो कहते हैं नहीं भाईजान, एक ही दरख्वास्त में आप डिफरेंट डिफरेंट क्लेम माँग रहे हैं, यानी जो अलग-अलग मुकदमा बन सकता है, तो उन सबको आपने एक ही दरख्वास्त में डाल दिया। तो भाईजान, आपको सेपरेट सबका ना जब जमा करके आपको रेवेन्यू होगा। इससे ये होगा कि अगर आप एक ही दरख्वास्त में 2 देते हैं, तो और उसकी फिर एक ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फ़ीस कम हो जाती है ना वैसे आम तौर पे। एक ही मुकदमे के अंदर 3-4 चीज़ें आप माँग रहे हैं। हालाँकि वो अलग-अलग मुकदमे बन सकते हैं, लेकिन आप जो है ना वो जुगाड़ लगा रहे हैं, तो भाईजान ये जुगाड़ नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको उन जितने भी सेपरेट आपके लीगल क्लेम होंगे, उनका अलग-अलग फ़ीस और फिर उनको आपस में जमा करके आपसे वसूल किया जाएगा, ताकि जो रेवेन्यू लॉस है ना, उसको रोका जाए। और दूसरा ये है कि इससे लिटिगेशन का बर्डन रुकता है।
आप अलग अलग फ़ाइल देंगे तो अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी, इसलिए एक ही मुकदमे के अंदर 10 क्लेम मांगे और उनकी फ़ीस को टोटल करके एक ही पैसे आप दे दें, आपकी लिटिगेशन का बर्डन भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब कंडीशंस क्या होती हैं मल्टीफेरस सूट की? उसकी ये है, एक तो एक सूट है ना, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेट इश्यूज़ हों, डिफरेंट नोयत के इश्यूज़ हों, एक किस्म के ना हों। और दूसरा ये है कि उनमें फिर ये है, जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ्स हैं ना, उनको प्रॉपर्ली आपने जॉइन करना होता है ऑर्डर 1 सीपीसी के तहत। यानी एक दरख्वास्त है, उसमें मैं 3-4 डिफरेंट लीगल जो है ना वो रिलीफ़ मांग रहा हूँ, तो फिर हर रिलीफ़ के अगेंस्ट एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, तो मैंने उनको अलग से ज्वाइन भी करना है कि इसमें कौन डिफेंडेंट है, इसमें कौन प्लेंटिफ है, इस मामले में मुझे किससे रिलीफ़ चाहिए, इसमें मुझे किससे रिलीफ़ चाहिए, इस तरह। और दूसरा ये है कि फिर आपने जो प्लेंट है ना, उसको करेक्टली स्टैंप करना है, जो स्टैंप एक्ट के तहत है, ठीक है। अगर आपने स्टैंप नहीं करवाया तो फिर वो आपकी दरख्वास्त रिजेक्टेड हो जाएगी, मल्टीफीरेस वाली। अच्छा जी, इसके अलावा जो नॉन मल्टीफेरस सूट हैं उसके हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही सेम कॉज़ है, डिफरेंट रिलीफ़ है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपको थप्पड़ माँगा, आप उसमें डिफरेंट रिलीफ़ माँग रहे हैं। सर इसने मुझे थप्पड़ मारा है, एक तो मुझे ये पैसे भी दे, ऊपर से जो है ना मेरे कपड़े भी इस्त्री करे, मेरी गाड़ी का शीशा भी ये कर दे, वो भी कर दे, मेरा जो है ना मेरी जो है ना घर की सफाई भी कर दे, मतलब डिफरेंट रिलीफ़। भाईजान ये मल्टीफेरस सूट नहीं होता, क्योंकि मामला एक ही है, बंदे ने आपको थप्पड़ मारा है बस। हाँ, अगर बंदे ने थप्पड़ मारा, साथ में चोरी की, साथ में डकैती की, साथ में सोशल मीडिया पे डिफेम किया, तो ये डिफरेंट मुकदमात हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ थप्पड़ मारा और एक के कॉज़ है और एक सेम कॉज़ के अंदर आप डिफरेंट रिलीफ माँग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये मल्टीफेरस केस नहीं है। इसके अगर आप अल्टरनेटिव रिलीफ माँग रहे हैं तो वो भी मल्टीफेरस के यानी कि कैटेगरी के अंदर नहीं आता। और दूसरा ये कि सिंगल कॉज़ ऑफ एक्शन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। यानी एक बंदे ने आपको तशद्दुद किया, लेकिन उसके डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपको स्टे किया, तो वो एक है मामला एक ही, लेकिन उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो वो भी ये मल्टीपल सूट नहीं कहलाएगा, मल्टीपल या मल्टीफेरस सूट नहीं कहलाएगा। अच्छा जी, अब जो कोर्ट फीस होती है ना मल्टीफेरस की, एक तो वो डिपेंड करती है एड वैलोरियम कोर्ट फ़ी, यानी कि वो जिस किस्म का इशू है उस हिसाब से आपसे फ़ीस चार्ज की जाएगी। और दूसरा ये है कि उनकी सबकी अलग-अलग, अगर एक आपने दरख्वास्त दी है, ठीक है ना दोस्तों, और उसमें 3, 4, 5 डिफरेंट किस्म के जो लीगल इश्यूज़ हैं, उनकी अलग-अलग फ़ीस निकाल के फिर उनको आपने उनका एग्रीगेट फ़ीस निकालनी है। फिर उनको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जितना भी आपका बनेगा वो आपको फ़ीस अदालत में देनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। तो ये भी हमारा एक और चौथा टॉपिक था। और ये 4 अहम टॉपिक हैं, ये रिपीट हो चुके हैं कोर्ट फीस एक्ट 1870 में। तो ये जो हमारा पार्ट है तीसरा माइनर एक्ट्स का, ये भी कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ 4 में क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक-एक करवाना आता है एग्ज़ाम के अंदर हर एक पार्ट से। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मैं ये 4 कवर करवा रहा हूँ, इसी में से इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यार फ़लाँ भी अहम है, फ़लाँ भी अहम है, तो दोस्तों वो खुद ज़रा मैनेज कर लो, ठीक है ना? मैं बहुत थक जाता हूँ यार। अपना ख़्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।